हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। विंग्स उड़ान में आपका स्वागत है। मैं नेहा आपके यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ ले रही हूँ फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। एमसीक्यू ले रहे हैं हम इकोनॉमिक्स के। ओके, सो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़। सो बिफोर स्टार्टिंग, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया मैं बता दूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSI, तो हमारे जो विंग्स उड़ान पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज शुरू हो चुके हैं एंड उसके लिए हमारी एक्सपर्टाइज फैकल्टी है जो आपको टीच कर रही है। एंड सेकेंडली, विंग्स उड़ान के एप्लीकेशन पे 5 फुल लेंथ पेपर्स आ चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन फॉर JKPSI, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी ले सकते हैं एट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ जस्ट 249। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी के अभी जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा जिसको आपको कांटेक्ट करना है। सो डू कांटेक्ट। ओके, so let's start this. So today's topic is characteristics and problems of developing economy. Okay, so हम आज characteristics and problems देखेंगे developing economies पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मॉडल्स अभी कवर नहीं किए हैं। जैसे कि एक टॉपिक है कंसेप्ट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो कंसेप्ट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका मॉडल्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने बहुत सारे पीछे अगर ट्रेंड देखा जाए तो आपका हेरेडॉमर मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। इस बार जैसे में भी आए हैं हेरेडॉमर पे। देन एक लेविस मॉडल आता है, एक सोलो मॉडल आता है। सो दीज आर द मॉडल्स जो आते हैं जो आपके ग्रोथ डेवलपमेंट में आते हैं। तो अभी के लिए जो हमारे क्वेश्चन हैं ये अप्रॉक्स 25 प्लस क्वेश्चन हैं। इसमें हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत ली हैं, हमने डेवलपिंग इकोनॉमी के मॉडल्स नहीं लिए। मॉडल्स में भी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मे बी विद इन अ वीक लेक्चर अपडेट हो जाएगा जिसमें कि मॉडल्स डिस्कस होंगे, जिसमें हम मॉडल्स पे क्वेश्चंस लेंगे। ओके, सो दिस इज जस्ट यू कैन से थेरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं ये। So question number 1, which of the following is not a characteristic of developing economy? So developing economy basically कौन सी होती है? developing economy होती है जिसमें हमारा लो पर कैपिटा इनकम रहता है। you can say the underdeveloped economy, नॉट एग्जैक्टली अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब वो अंडर डेवलप्ड से थोड़ा बाहर आ चुकी है। द इकोनॉमी इज़ डेवलपिंग। सो हमारा जो है लो पर कैपिटा इनकम रहता है उसमें। देन डेवलपिंग इकोनॉमी में इकोनॉमी इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ योर एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी सेक्टर्स। इस सेक्टर्स पे जो है प्राइमरी सेक्टर्स पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। एंड देयर इज़ अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हम पढ़ेंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से जो हमारा स्टेज होता है, वी हैव हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जिसकी वजह से वी हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी? सो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज देयर इन डेवलपिंग इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम इज देयर। देन प्राइमरी कमोडिटी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस भी होता है, हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट जो प्राइमरी कमोडिटी का रहता है। सो मोर डिपेंडेंस ऑन टर्शरी सेक्टर इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, टर्शरी सेक्टर इज योर सर्विस सेक्टर बेसिकली। सो सॉरी फॉर दैट, डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं वो टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। ओके, मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not one of the problem facing most developing nations? Okay, कौन सी है कि developing nation जो problem face करते हैं इसमें से नहीं है? First is food shortage. Developed nations में we have food shortage kind of thing, droughts. Even if we call about India, तो India में भी droughts आए हैं एक बार. Then foreign debt, there is a foreign debt, you can say fiscal deficit रहता है, foreign debt रहता है, rapid population growth is there. Labor shortage तो नहीं होता because most of the underdeveloped countries or the developing countries are abundant in labor, और वो ज़्यादा dependent भी primary sector पे होती हैं because the economy have abundance of labor. country के पास abundance of labor रहता है, so the most of the developing nations don't have labor shortages. Okay. Question number 3, which of the following factors has been suggested as an explanation for lack of economic growth in many poor nations? Many poor nations may we have lack of economic growth. So which of the following suggests the explanation? Let us see. The supply of human resources is too high, an adequate level of social overhead cost, a steady rate of capital formation, the constraint imposed by dependency on the already developed nations. पुअर नेशन में लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों रहता है? दैट इज द कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय डिपेंडेंसी ऑन ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन. जो पुअर नेशंस रहते हैं दे आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड नेशन इन मेनी वेज, लाइक देयर द इंटरनेशनल ट्रेड, दे आर ट्रेडिंग, देयर इम्पोर्ट्स आर हाई देन देयर एक्सपोर्ट. तो टर्म ऑफ ट्रेड जो होती है वो उनकी नेगेटिव में होती है. मैनी डेवलपिंग नेशंस आर द अंडर डेवलप्ड नेशन हैव टर्म्स ऑफ ट्रेड इन नेगेटिव बिकॉज देयर इम्पोर्ट्स आर इवन मोर देन देयर एक्सपोर्ट्स. सो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस. Okay, so option A is the right answer. Moving up next,
Many developing countries instituted import substitution policies. So import substitution policy कौन सी होती है? Import substitution is basically जो भी हम प्रोडक्ट अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको अपने ही कंट्री में अपनी ही इंडस्ट्री सेटअप करके प्रोड्यूस करने लग पड़े तो हम उसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे. वी आर सब्सटीट्यूटिंग अ प्रोडक्ट इन आर इम्पोर्ट्स. मान लो कि हम कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, लाइक अ सेलफोन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर किसी कंट्री से. सो इम्पोर्ट का हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो उसको इम्पोर्ट करने की इन प्लेस ऑफ इम्पोर्टिंग दैट प्रोडक्ट हम उसे अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करें और अपने ही कंट्री में हम उसको सेल करें. सो दैट इज़ योर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. सो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे शिफ्ट हुई हैं. क्यों? इंडिया ने भी आई गेस इन थर्ड 5 ईयर प्लान इंडिया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहा था हमारा, उसमें इंडिया ने भी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे शिफ्ट करा था. सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्यों किया गया? द प्राइजेज ऑफ गुड्स दे इम्पोर्टेड वर फॉलिंग, द प्राइजेज ऑफ गुड दे एक्सपोर्टेड वर इंक्रीजिंग, द टर्म्स ऑफ ट्रेड वर डिट्योरेटिंग, देयर टर्म्स ऑफ ट्रेड वर इम्प्रूविंग. सो द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द कंपनीज वर डिट्योरेटिंग, इसीलिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे हमने जो है शिफ्ट करा था. तो व्हाट इज अ टर्म ऑफ ट्रेड? सो टर्म ऑफ ट्रेड इज योर रेशो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइजेस एंड द इम्पोर्ट प्राइजेस. आपका एक्सपोर्ट प्राइजेस और इम्पोर्ट प्राइजेस में तो होता है ना, एक्स से हम एक्सपोर्ट को डिनोट करते हैं, एम से हम इम्पोर्ट को डिनोट करते हैं. सो अगर हमारे इम्पोर्ट इंक्रीज करेंगे, इम्पोर्ट हमारे ज़्यादा होंगे तो टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो डिट्योरेट होगा, नेगेटिव में होगा. सो वो टर्म ऑफ ट्रेड डिट्योरेट ना हो, इसलिए हमने जो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन किया और अपने इम्पोर्ट्स को जो है हमने डिक्रीज करा. ओके, मूविंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. 15% population of developed nations from world's population estimated to consume 80% of world's output. So it is true. It is a true statement that 15% population जो है पूरे वर्ल्ड की 15% population from developed nations जो है वो 80% तक का वर्ल्ड आउटपुट जो है वो कंज्यूम करती है. सो वी कैन सी द डिफरेंस कि डेवलप्ड नेशंस में और डेवलपिंग नेशंस में, अंडर डेवलप्ड नेशंस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. Next question. The term fourth world has been coined to describe. fourth world किसको describe करती है? fourth world term. सो बेसिकली फोर्थ वर्ल्ड टर्म डिस्क्राइब करती है जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, पुअर नेशंस जो हैं, और वी कैन से डिप्राइव्ड नेशंस जो है जो कि पीछे रह गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से, उनको हमारा फोर्थ वर्ल्ड टर्म जो है डिस्क्राइब करता है. So newly industrialized countries like Korea, no. Republics of Soviet Union, no. Countries have still communist government like China, no. The countries have fallen far behind economic advances of the rest of the world. So the fourth world countries, जो fourth world countries और the fourth world term जो दिया गया है उन countries के लिए है that have fallen far behind the economic advances of the rest of the world. Okay. Next question number 7. It is to be believed that developing countries have dualistic economy. The two parts referred to जो dualistic economy theory है उसके अकॉर्डिंगली कहते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. सो व्हाट आर द टू मेजर पार्ट्स? दैट इज़ योर मॉडर्न एंड योर ट्रेडिशनल. मॉडर्न सेक्टर में आ गया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और यू कैन से योर टर्शरी सेक्टर, ये सब आ जाता है आपका मॉडर्न सेक्टर में. एंड योर ट्रेडिशनल इज वेन पीपल आर डिपेंडेंट मोर ऑन द प्राइमरी सेक्टर. Okay, so it is part A is the right answer. That dualistic economy we have one is the modern sector, another one is your traditional sector. Question number 8. When local industries of a country are competing with imports of country, that is referred to, तो हमने ये आगे भी देखा कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज जो है टू इंक्रीज द टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंपनी, टर्म ऑफ ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए वी आर डिक्रीजिंग आर इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट्स को डिक्रीज करने के लिए वी आर डूइंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. जो प्रोडक्ट हमने इम्पोर्ट करना है उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट ताकि हम सब्सटीट्यूट कर सके उसकी जगह पे वी आर प्रोड्यूसिंग इन आर कंट्री, अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उसको हम सेल कर सके. सो इट इज़ योर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन थर्ड 5 ईयर प्लान. मैंने पहले ही बताया था अंडर द स्ट्रेटजी ऑफ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. थर्ड 5 ईयर प्लान में दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्लानिंग व्यू ऑफ पॉइंट. एक टॉपिक FAA में वो भी है ना आपका प्लानिंग एंड मिक्सड इकोनॉमी. सो प्लानिंग में आपके 5 ईयर प्लान आते हैं. थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 9. According to Indian Planning Commission, which one of the following is feature of developing economy? Okay. इंडियन प्लानिंग कमीशन के हिसाब से डेवलपिंग इकोनॉमी के कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट इज़ योर अनएक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर.
सो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किए हैं या मे बी डिस्कवर नहीं किए गए हैं, ओके, और अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन, डेवलपिंग इकोनॉमी हैव अ फीचर दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर. वैसे इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया इज अबंडेंस इन लेबर, बट विद अबंडेंस इन लेबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑल्सो हाई. Okay, so the manpower which we have is underutilized, it's not properly utilized, and underutilized resources, इसी से अगर हम पीपीसी पे आते हैं तो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज जो आते हैं वो पीपीसी के इनसाइड लाई करते हैं. ओके, सो अंडर यूटिलाइज मैन पावर इन इंडिया, जो लेबर का अगर हम एलोकेशन देखना हो, लेबर कहाँ एलोकेट करती है पीपीसी कर्व के, सो दैट विल बी इनसाइड द पीपीसी कर्व, नॉट ऑन द पीपीसी कर्व, क्योंकि पीपीसी कर्व का एजम्पशन होता है दैट देयर इज एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट मैन पावर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज इन डेवलपिंग कंट्रीज, सो वो पीपीसी के अंदर लाई करती है, पीपीसी के ऊपर लाई नहीं करती है. ओके. Question number 10. There are economic inequalities in developing or underdeveloped countries. Why? There are economic inequalities in developing और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. और यू कैन से इसमें एक और चीज़ अगर हम ऐड करें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ रहती है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलप्ड कंट्री से. अगर हम डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री को मैच करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, तो देयर वी फाइंड आउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. और डेवलपिंग कंट्री को अंडर डेवलप्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो देयर आर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. सो वाई आर देयर? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी एंड अदर वन इज अ नेशनल इनकम इनइक्वालिटी. इन डेवलपिंग कंट्री ऑटोमेटिकली इकोनॉमी एक ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी का फॉर्म ले लेती है. वन इज़ अ मॉडर्न सेक्टर एंड वन इज़ अ ट्रेडिशनल सेक्टर, एंड नेशनल इनकम इनइक्वालिटी भी रहता है. ओके, सो आंसर इज पार्ट सी, बोथ ए एंड बी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. The basic difference between economic growth and economic development. Your economic growth and economic development में basic difference क्या होता है? So basically जब हम बात करते हैं economic growth की, we are taking the quantitative things like your GDP कितना increase हुआ है, your per capita income कितनी increase हुआ है. तो we are talking about the economic growth in numerics कि quantitatively हमारा कितना ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ व्हेन वी आर क्वालिटेटिवली चेकिंग इट आउट कि ह्यूमन लाइफ इंडेक्स कितना बड़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना कम हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, जो लोग रह रहे हैं इकोनॉमी में, कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मिल रही है उनको, सैनिटेशन क्या है, वेलनेस क्या है. सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ होल. जब हम चेक करते हैं तो दिस इज़ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, दिस ऑल इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन यू क्वांटिटेटिवली चीज़ों को देख रहे हैं कि जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है, ट्रेड कितना इंक्रीज हुआ है, हमारा कितना परसेंट इंक्रीज आया है. सो दैट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ. So the options are economic growth is quantitative measure, economic development is qualitative as well as quantitative measure. Okay. Economic growth indicators are GDP or per capita income, and economic development is increase in quality of life or standard of life. So both the statements are correct. Since Indian economy is a developing economy, there are problems faced by Indian economy that also include. So Indian economy is developing economy, we know it. It's still a developing economy. Okay. So what are the problems that are included in Indian economy? Inequality has increased rather than decreased. Inequality has risen rather than decreased. Lack of labor, both A and B, neither A nor B. So in India we don't have lack of labor, we have abundance of labor. Manpower हमारे पास बहुत ज़्यादा है. There is abundance of labor. So there is that कि inequality has risen rather than decreased. Income inequality you can say. तो इंडिया में we have income inequality, a lot income इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू कंपेयर, अगर हम देखें तो इनकम टैक्स ही जो है 80% ऑफ द इनकम टैक्स जो है तो वो टॉप फाइव अर्नर्स ही आपका 80% इनकम टैक्स पे करते हैं. जो 20% बचा वो ओवरऑल द कंट्री आपका पे करती है. सो देयर इज़ वी कैन से दैट इन इंडिया वी हैव ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. ओके, coming up to next, physical quality of life index combines 3 indicators, and what are those indicators? ओके, सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है ये फर्स्ट गिवन बाय द फादर ऑफ, यू कैन से दिस फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडिकेटर इज मॉरिस डी मॉरिस, who have given this index. Okay,
एंड इसका मेजर क्या करता है, इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग ऑफ अ कंट्री, कि क्या क्वालिटी जो कंट्री में लोग जो रह रहे हैं वो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे enjoy कर रहे हैं, और वेलबींग ऑफ कंट्री कितना है. सो what are the three indicators of this? First A part है infant mortality, life expectancy and adult literacy rate, then crime rate, clean environment and quality of housing, air pollution rate, water pollution rate and sanitation, health, education and environment. The three that indicators are your part A, infant mortality rate, your life expectancy rate and your adult literacy rate are the three features, three indicators of physical quality of life index. Okay, moving up to next question, question number 13. One of the four indicators of human development index is calculation of GDP, calculation of economic growth, human capital growth, gross national income per capita for standard of living. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप करा था? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक इकोनॉमिस्ट ने दिया है, महबूद उल हक ने, हु इज़ अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट. ओके, सो इसके 4 इंडिकेटर्स हैं. वी हैव 4 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा of standard of living. Okay, so these are your 4 indicators of your human development index. So question है, one of the 4 indicators कौन सा है? Your gross national income per capita for standard of living is your one of the indicator of human development index. Okay, next question, question number 15. ASEAN refers to your ASEAN refers to the Association of Southeast Asian nations. So the option B is right answer. ओके, सो आपके आसियान में हमारे पास वी हैव 10 member countries. There we have 10 members country that are mainly of the southeast region. Okay, and what is the primary objective of ASEAN is to accelerate economic growth through social progress and cultural development. Economic growth accelerate करना. With this, it also promotes the regional peace and stability. Okay, moving up to next question. The vicious circle theory states that दिस मीन्स दैट आप कुछ भी करो वहीं पे आ जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट करा है. योर विशियस सर्कल मीन्स यू केम देयर फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड. ग्रोइंग गवर्नमेंट असिस्टेंट क्रिएट एडिशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम. नो. लो इनकम लेवल्स क्रिएट प्रेशर ऑफ फॉर मनी क्रिएशन. लो इनकम लेवल क्रिएट प्रेशर फॉर चीप इम्पोर्ट्स. लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट्स लो सेविंग एंड दैट कीप्स इनकम लो. सो योर पार्ट डी इज अ राइट आंसर. यू हैव लो पर कैपिटा इनकम in a developing nation, or you can say underdeveloped nation. It's like for getting out of this circle you need a push, you need a outside push. Maybe that outside push can be created by the government, or maybe that outside push आपने किसी से लोन लिया है तो आप ग्रोथ कर रहे हो, that can be created as a outside push. So means कि आपकी इकोनॉमी में लो पर कैपिटा इनकम है, आपके पास इनकम लो है, उस लो इनकम के कारण आपके पास सेविंग्स लो है, एंड उस लो सेविंग के कारण आपकी जो इनकम आपकी लो सेविंग के कारण आपकी इन्वेस्टमेंट लो है, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट लो है तो अगेन आपकी इनकम कम रहेगी, और अगर आपकी इनकम कम है तो अगेन योर सेविंग्स विल बी लो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्कल कि आप इस सर्कल से अभी बाहर नहीं आ रहे हैं. इफ़ वी गो विद द बेसिक हेरेडोमर मॉडल, हमारा जो बेसिक हेरेडोमर मॉडल बात करता है, तो वैसे तो हेरेडोमर मॉडल वी आर गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा आएगा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. सो इफ़ यू गो विद द बेसिक हेरेडोमर मॉडल, तो बेसिक हेरेडोमर मॉडल क्या बोलता है? दैट इज शो योर कैपिटल एंड आउटपुट रेशो. बट सिंस हेरेडोमर मॉडल से आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही हैं, यू आर इंक्रीजिंग योर सेविंग्स. सेविंग इंक्रीज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने जो पैसा सेव किया वो आपने इन्वेस्ट किया. देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से योर कैपिटल स्टॉक्स आर इंक्रीजिंग. कैपिटल स्टॉक्स इंक्रीज होने से देयर इज अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है. एंड व्हेन देयर इज अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन देयर इज योर सेविंग्स इज इंक्रीज. सो दिस इज अ circle that's stating you can say in the developed economy, or in a well developing economy we have this circle. Now if your saving is low, क्योंकि आपके पास तो इनकम ही कम है, तो योर सेविंग इज लो. नाउ योर इन्वेस्टमेंट विल बी लो. इन्वेस्टमेंट लो है तो कैपिटल स्टॉक एक्यूमुलेशन कम होगा, एंड देन योर इकोनॉमी जो रहेगी लो ट्रैप में रहेगी. दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो हायर नहीं होगा. देयर विल बी अ ट्रैप सेटेड, सो दैट विल बी अ लो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी. ओके, low per capita income caters low saving that keeps income low. Next question, income inequalities are often shown on a, जो आपकी इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, और यू कैन से कि आपका जितना इनकम आता है इकोनॉमी में एज पर द पॉपुलेशन, वो किस कर्व पे शो होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व और द लॉरेंस कर्व. सो आपकी इनकम इनइक्वालिटीज़ शो होती हैं लॉरेंस कर्व पे.
लॉरेंस कर्व पे मैनी ऑफ यू आई नो अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि इस तरह से रहता है, विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम टू गुड्स, जहाँ पे आपका एक्स फ्रॉम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्स एंड वाई, टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी लैंड एंड लेबर की कितना लैंड एंड लेबर लगा के जो भी आपका प्रोडक्शन आ रहा है, दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम यूजिंग टू इनपुट्स. लाफर कर्व shows your relationship between tax revenue and the tax rate. Okay, and Phillips curve shows your relationship between inflation and unemployment, and Laurent curve shows your relationship between income inequality, that की population में income inequality कितना है वो आपका show करता है Lorentz curve. Development of high yielding variety seeds of wheat and rice is known as, I hope कि सबको पता है, that is your green revolution. But green revolution में we know that there was a maize also one of the important crop. Wheat and rice भी थे, and there is maize also which is one of the important crop in green revolution. Purchasing power parity refers to, what is your purchasing power parity? So purchasing power parity आपका होता है जिसमें हम देखते हैं कि बास्केट ऑफ गुड्स के साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं. लाइक इफ़ आई बाय वन बास्केट ऑफ एप्पल इन इंडिया तो वो आते हैं 50 रुपीज़ के, एंड वन बास्केट ऑफ एप्पल इन यूएस तो वो आते हैं $2 के. सो हेयर आई एम कंपेयरिंग द डॉलर्स, हेयर आई एम कंपेयरिंग द करेंसी. सो दिस इज अ परचेजिंग पावर पैरिटी, कंपेयरिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. ओके, so this is purchasing power parity. Triple P refers to compare economic productivity and standard of living among countries. Yes, हम करते हैं compare, and comparing different country currencies with basket of goods approach. Okay, so both A and B are the right options for purchasing power parity. Question number 20. There are some structural characteristics of developing economies. What are these? Structural characteristics की you can say that कि we can say कि economy structure ही ऐसा that give rise to a developing economy. We have a structure of economy इस तरह से है कि that give rise to it a developing economy, or that give rise it to a developed economy. So what are those? Demographic characteristics, it's occupational and productional structure, or it's international trade, all of the above or none of the above. So all of the above will rise to the structural characteristics. अगर तो आप demographic transition में you are somewhere in the, you can say stage 1, stage 2, so obviously the economy is a developing economy. Occupational and productional structure, production low है आपका, इकोनॉमी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी. इंटरनेशनल ट्रेड आपका अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत डिट्योरेट हो चुका है, नेगेटिव में है, सो ऑब्वियसली यू आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी. अगर ट्रेड इतना नहीं हो रहा है, यू आर इम्पोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस, सो इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी. ओके, question 21. Consider the following statement regarding demographic characteristics. So the statements are: developed countries have high birth rate and high death rate. Underdeveloped countries have high birth rate and high death rate. Countries in developing stage have high birth rate and low death rate. So choose the right option. All three right, all three incorrect, 1 2 correct and only 3 correct. So कौन से statement correct है? Developed countries have high birth rate and high death rate. No, statement 1 is wrong. Developed countries में high birth rate और high death rate नहीं होता है. Then underdeveloped countries have high birth rate and high death rate. Yes, जो poor economies होती हैं, poor countries we have, underdeveloped countries we have, उनमें we have high birth rate and high death rate. And the countries in developing stage have high birth rate and low death rate. Yes, countries जो developing stage में होते हैं उनमें high birth rate होता है, low death rate होता है, जिसकी वजह से they have high population growth. In developing countries we have high population growth because of they have high birth rates and low death rates. So the statement only 2 and 3 is correct. Option C is right answer. Okay, moving up to next question. Question number 22. In developing countries, when there are high birth rates and low death rates, तो हमने ऊपर पढ़ा कि developing countries में high birth rates होते हैं, low death rates है. Low death rates are maybe because of some development process leads to increase in population growth. हाँ, उससे हमारे पास क्या होता है? Population growth increase होती है. What are the effects? What are the effects of population growth? इस population growth का effect क्या होता है? Overall population is quite young, that increase economic dependency, and growth in population leads to divide production among more people. Okay, अगर population growth हो रही है तो obviously जो production हो रही है वो अब ज़्यादा लोगों में divide होगी. If we go on a per capita income, so per capita income क्या होता है? आपका total income divided by जो भी आपकी एवरेज पॉपुलेशन रहती है, हम उसके साथ डिवाइड करते हैं. दैट इज़ योर एवरेज इनकम पर कैपिटा इज एवरेज पर पर्सन कितना आ रहा है. सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो आपका जो रहेगा ग्रोथ होने से आपका प्रोडक्शन जो होगा वो नॉट गोना डिवाइड विद द मोर पीपल. सो बी इज करेक्ट आंसर. नाउ ए इज ओवरऑल पॉपुलेशन इज क्वाइट यंग, दैट इंक्रीज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. येस, जब आपका हाई बर्थ रेट है और आपका लो डेथ रेट है तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्वाइट यंग रहती है. यंग पॉपुलेशन वी हैव, सो उससे वी हैव
इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज यंग पॉपुलेशन इज़ नॉट अर्निंग, उल्टा हमें उनको स्कूल भेजना है, उनको पढ़ाना है, फॉर फ्यूचर हमें उनको रेडी करना है, सो इट इंक्रीज द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. सो बोथ जस्ट ए एंड बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर. Moving up to next question, question number 23. Which measure has been taken under land reform for agricultural development? So land reforms जो हमारे पास हुए थे उसमें कौन से मेजर्स टेकन है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, टेक्निकल मेजर्स एंड इनपुट सब्सिडीज, दैट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इफ यू नो दैट. सो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो था वो हमारा लैंड रिफॉर्म से फर्स्ट ऑफ द मेजर था. ओके, एंड लैंड वॉज गिवन बैक टू द टिलर्स. The portion of population who are multidimensionally poor is known as your head count ratio. Okay. In an underdeveloped economy, large portion of population is dependent on primary sector, not on tertiary, not on secondary. It's dependent on the primary sector. Next question, what are the reasons of backwardness of agriculture in India? We have deficit irrigation, we have dependence on rainfall, we have backward technology in agriculture. So all of the reasons are there because of the backwardness of agriculture. But if we take the today's condition, India is a developing nation. ओके, सो इफ़ वी सी टुडेज कंडीशन, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो सुधर चुकी है. विद द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं. बट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द टाइम जब इंडिया ने डेवलप करना शुरू किया था, उस टाइम से अगर हम देखें तो वी हैव डेफिशिएंट इरीगेशन, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल एंड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इन इरीगेशन. स्टिल अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वी हैव दिस प्रॉब्लम्स. In developing economy, there is a push of labor from agriculture and pull of labor in urban sector. The given statement is obviously the given statement is true. Agriculture जब economy develop होती है, we have more setting up of your tertiary sector की ज़्यादा setting ups होती हैं. सर्विस सेक्टर फ्लरिश करता है. देन योर इंडस्ट्रीज आर मोर सेटेड अप, सो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है. सो जो लेबर होती है वो एग्रीकल्चर से निकल के अर्बन सेक्टर में आती है. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 27 इज द लास्ट क्वेश्चन. वन मोर थिंग, जब इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप से इकोनॉमी जो है वो डेवलप पे जा रही है, मीन्स इकोनॉमी डेवलपिंग है. इन डेवलपिंग इकोनॉमीज वी हैव प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडल. डेवलपिंग इकोनॉमीज में देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज मिसिंग मिडल. मिसिंग मिडल क्या होता है? दैट वी नो देयर आर 3 सेक्टर्स में हम अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, राइट? प्राइमरी सेक्टर, वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. जब आपकी इकोनॉमी अंडर डेवलप से डेवलप्ड की तरफ जा रही है, मीन्स इकोनॉमी डेवलप कर रही है, तो प्राइमरी सेक्टर में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर. एंड डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पे सेक्टर हमारा सेकेंडरी और टर्शरी पे ज़्यादा फोकस रहता है. मेनली टर्शरी सेक्टर से ज़्यादा हमारी इनकम्स आती हैं, तो दैट इज़ योर डेवलप्ड इकोनॉमी. सो प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडल, इंडिया इज़ ऑल्सो इवन फेसिंग दिस प्रॉब्लम. तो मिसिंग मिडल इज प्रॉब्लम. डायरेक्ट हम प्राइमरी से टर्शरी पे आ जाते हैं. सेकेंडरी सेक्टर्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, या सेकेंडरी सेक्टर्स जो है वो इतने ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडल विच वी फेस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज. ओके, सो ये हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे, हमारे करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द डेवलपिंग इकोनॉमी. आई नो हमारे मॉडल्स हैं, डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, जो जिसमें एक हेरेडोमर मॉडल, मैंने आपको पहले भी बताया, हेरेडोमर मॉडल्स पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, जेएसए में भी आए हैं. देन अगर आप पिछले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास हेरेडोमर मॉडल पे क्वेश्चंस आए हैं. देन लेविस मॉडल इज ऑल्सो देयर एंड अ सोलो मॉडल इज ऑल्सो देयर विच कम्स अंडर योर concept and growth of development. Okay, so we'll take this maybe next week lecture आएगा उस पर, जिसमें हमारे ग्रोथ मॉडल्स डिस्कस हो गए. अभी तक जो था ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी था. सो आई एम एंडिंग इट हेयर एंड थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद विंग्स एगुडान.